चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जब स्टडी कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, जब ग्रेजुएशन में थे लगभग 2012-13 में, तो उस टाइम जितने भी स्टूडेंट थे हमें कुछ पता नहीं होता था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने बायोटेक तो ले लिया, लेकिन आगे का ऑप्शन क्या है क्या नहीं है ये हमें कुछ समझ में नहीं आता था। लोगों से पूछते थे उस टाइम, उतना बायोटेक ना जो अभी ब्रॉड फील्ड है, ब्रॉड फील्ड इन द सेंस कि इमेंस पोटेंशियल इन बायोटेक्नोलॉजी, बट वी डोंट नो व्हाट वी हैव, व्हाट आवर वे टू गो ऑन द राइट पाथ। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है स्टूडेंट की कि बस वो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ले लिया या लाइफ साइंस ले लिया, बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी, वो जस्ट स्टडी करते हैं, लेकिन उसे क्या करना है क्या नहीं करना है उसे कुछ पता नहीं होता है। तो जब हम लोगों ने 2012-13 में, उसी टाइम से मेरा ड्रीम था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं जहां सिर्फ मैं स्टूडेंट को हेल्प कर सकूं, चाहे उसको इंटर्नशिप हो, उनका कैरियर पाथ हो, वो अपने कैरियर में वो अपने एम के लिए एकदम क्लियर हो, उसे कुछ कन्फ्यूजन ना हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीज़ें मैं देखता था कि जब लोग बीएससी फाइनल ईयर करने के बाद उसे एमएससी करने का मन नहीं करता था, फिर वो छोड़ देता था और दूसरा स्ट्रीम चेंज कर लेता था। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो लोग नहीं हो पाते थे। तो अभी वी ऑल नो दैट वेरी डिफ़िकल्ट टाइम बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कोरोना वायरस। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा, इस कोरोना वायरस में जितने भी इंडस्ट्री सेक्टर हैं, नॉन साइंस सेक्टर, सब में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ा है, सब ना कुछ बिजनेस उसका डाउन हुआ है। लेकिन आप लाइफ साइंस इंडस्ट्री देखेंगे, बायोटेक इंडस्ट्री देखेंगे, फार्मा इंडस्ट्री देखेंगे, तो जस्ट इसमें एक जंप हुई है। आप जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी कभी पीसीआर मशीन लगेगी, या फिर जो प्राइवेट छोटे छोटे पैथोलॉजी लैब हैं वो पीसीआर मशीन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी आप देखते होंगे नहीं, हमारे हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीसीआर मशीन लग गई है, वहाँ कोरोना चेक हो रहा है। तो हु विल फंक्शन दिस पीसीआर मशीन? ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। तो ये जस्ट एक कैरियर ग्रोथ है। अब फील्ड में आपका बायोटेक फील्ड में जस्ट everybody 99% of students thinks there is no career in biotechnology field, but it's a totally wrong। ये बिल्कुल नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में कैरियर नहीं है। कैरियर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें किस वे जाना है, हमें बिल्कुल रास्ता पता नहीं है। हमें एक्चुअली में ना उस रास्ते को फाइंड आउट करना है कि हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है और कहाँ जाना चाहिए हमें, क्या हमारा मेन मोटो है, क्या हमारा क्या हम सोचते हैं, हमारी एक्सपर्टाइज कहाँ पे है। लोग देखिए इसमें काव्या से क्वेश्चन था कि सर व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन डूइंग बायोटेक्नोलॉजी इन बीएससी एंड एमएससी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रॉड फील्ड, इससे ओशियन। सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ बोल देने से सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता। बायोटेक्नोलॉजी में आप या लाइफ साइंस को आप ऐड करते हैं तो मेरे हिसाब से कोई, अगर आप साइंस स्ट्रीम को उठा लें, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां बायोटेक स्टूडेंट का रोल नहीं होता है। आप फिजिक्स उठा लें, वहाँ पे बायोफिजिक्स का रोल आ जाता है। आप केमिस्ट्री उठा लें, वहाँ बायोकेमिस्ट्री होता है। आप मैथमेटिक्स उठा लें, वहाँ बायोस्टैटिक्स होती है। आप कोई भी फील्ड उठा लें साइंस में, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी का रोल कंपलसरी हो जाता है कहीं ना कहीं से। अभी आप एफएमसीजी ले लें, वहाँ क्वालिटी कंट्रोल का रोल आता है, जहाँ माइक्रोबायोलॉजी लोग वर्क करते हैं। फार्मा हो गया, एवरी फार्मा R&D हायरिंग बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट और माइक्रोबायोलॉजी। आप आईटी ले लीजिए, आईटी और बायो आईटी, इट्स ए ब्रॉड फील्ड। जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी इंडिया में कोर्सेस, उस टाइम उतना नहीं था। फिर धीरे धीरे जब डेवलपमेंट होने लगी, रिसर्च होने लगा, फिर फाइंड आउट आने लगे क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, फिर बायोटेक्नोलॉजी टोटली आईटी से जुड़ गया। और आईटी सेक्टर के बिना बायोटेक्नोलॉजी अभी के दौर में कुछ नहीं है। आप जब भी आईटी सेक्टर्स और बायोटेक्नोलॉजी को रिलेट करते हैं तो फिर आपका सीधा आ जाता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल एआई का रोल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हो गया है, हेल्थ केयर में। ऐसे ना जाने कितने सारे सेक्टर्स हैं जहां आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम उस चीज़ को फाइंड आउट कैसे करें। तो उसी का सारा सॉल्यूशन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं।
इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप बीएससी करते हैं और एमएससी करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शन होता है, जो आपको दिखाई देता है, वो सिर्फ लगता है कि नहीं नेट गेट, अगर हमने नेट गेट क्वालिफाइड नहीं किया तो हमारा करियर यूजलेस है, हमारी डिग्री यूजलेस है। लेकिन ऐसा नहीं है। करियर नेट और गेट के अलावा बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन हैं जहां आप जा सकते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट का पहले लेके चल रहे, उसमें क्या ऑप्शन है। गवर्नमेंट में अगर आप जेआरएफ या एसआरएफ या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन करते हैं तो नेसेसरीली आपको नेट या गेट की रिक्वायर्ड पड़ती है। और अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपको कम से कम 1 ईयर और सेकेंड ईयर, मतलब 1 से 2 ईयर का आपको रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तभी आप गवर्नमेंट में जेआरएफ या एसआरएफ के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एमएससी करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही नहीं हमें नेट निकालना है, नेट निकालना है, और वो नेट नहीं निकाल पाते हैं और एमएससी करने के बाद वो 2 से 3 साल अपना करियर वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो उसे जॉब नहीं मिल पाती है इंडस्ट्री सेक्टर में, और फिर वो अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लेते हैं, लाइफ साइंस से अदर स्ट्रीम में चले जाते हैं। कोई बैंक में जॉब करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया, कोई कुछ करने लग गया। लेकिन जो आर&डी सेक्टर है, आर&डी सेक्टर सिर्फ आपका गवर्नमेंट में नहीं है कि आपने एम्स ज्वाइन कर लिया, आईआईटी ज्वाइन कर लिया तो ही आपको आर&डी सेक्टर में जॉब मिलेगी और आप पीएचडी कर सकते हैं। अभी आपके जो प्राइवेट सेक्टर है, जैसे फार्मा हो गया, हर फार्मा में आपका एक आर&डी सेक्टर होता है। आप बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ले लें, जो जैसे अभी आपका भारत बायोटेक है जो वैक्सीन बनाती है, जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो रिएजेंट बनाती है, जो बायोटेक इंस्ट्रूमेंटेशन बनाती है, इंस्ट्रूमेंट बनाती है, उसे बायो डिज़ाइन बोलते हैं, जो बायो इंस्ट्रूमेंटेशन बनाते हैं। और फिर आपका ये डिस्टिलरीज ले लें आप, फिर जितने भी आयुर्वेदिक, जैसे आप पतंजलि का ही एग्जांपल ले लें, उनकी अगर लैब आप जाओगे, उन्होंने एक जीनोमिक्स की लैब बनाई है पतंजलि वालों ने, जिसकी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज है जीनोमिक्स की। उन्होंने एडवांस जीनोमिक्स टेक्नोलॉजी लगा के रखी हुई है, जैसे आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आरटीपीसीआर हो गया, फ्लो साइटोमेट्री हो गया, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लगा रखे हैं। तो आयुर्वेदा उसकी जो एक रोल है वो अलग है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो पावर है ना वो हर जगह इस्तेमाल होती है। बस डिपेंड करता है कि आप किस वे में जाना चाहते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है। अगर आप टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग किस पे है, आप कितने अच्छे से किस फील्ड में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप प्लांट टिश्यू कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप एनिमल कल्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर जीनोमिक्स आपको अच्छी लगती है, या फिर जनरल जो बायोटेक होती है उसमें अच्छी लगती है, आपको आर&डी में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ अंदर से आपको इस चीज़ को फील करना होगा कि आप वाकई में आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये आपका क्वेश्चन आता है कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप बायोटेक में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जब स्टूडेंट पास आउट होता है एमएससी, आपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फिनिश कर लिया, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि हमें जॉब कहाँ ढूंढना है। तो जॉब ढूंढने का सबसे बड़ा फंडा होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप बायोटेक में इंटरेस्टेड हैं तो आप लगभग इंडिया में जितने भी कंपनी है बायोटेक्नोलॉजी का, आप एक कंपनी प्रोफाइलिंग कीजिए। कंपनी प्रोफाइलिंग करने के बाद फिर आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज जो है, आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, किस फील्ड में आप वर्क करना चाहते हैं। बहुत सारी बायोटेक कंपनी है जो अभी बहुत सारी हाउ टू शार्पन अवर टेक्निकल स्किल्स, यस विल डिस्कस। जो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, जैसे भारत बायोटेक हैं जो अभी आपका कोविड वैक्सीन बना रहा है। फिर जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जैसे आपका फाइजर हो गया, एस्ट्राज़ेनेका हो गया, ल्यूपिन हो गया, सबके पास आर&डी सेक्टर्स होती है। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी कंपनी अभी न्यू फील्ड राइज हुई है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स। इसमें डायरेक्ट जीनोमिक्स पे काम होती है। अगर आप जीनोमिक्स पे जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन होती है ना बायोटेक्नोलॉजी, वो होता है पीसीआर। अगर आपको पीसीआर पे हैंडलिंग नहीं आती है तो फिर आपको पीसीआर हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। आप जब एमएससी में प्रोजेक्ट करते हैं तो आप जस्ट ऐसे ही जो जिसे बोलते हैं ना खाना पूर्ति, जस्ट एक मुहावरा है खाना पूर्ति। तो हम जब एमएससी में प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हैं, अपना डिजिटेशन 6 मंथ का प्रोजेक्ट होता है, जस्ट आप उसे एक छोटा सा डिजिटेशन प्रोजेक्ट राइटिंग कर लेते हैं और प्रेजेंटेशन देके यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर देते हैं। तो वो जो आपका 6 मंथ का प्रोजेक्ट होता है ना, अगर आप उसमें से अच्छे से अपना टेक्निकल और जो प्रैक्टिकल जो स्किल्स होती है उसको आप
अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से सीखने की कोशिश करें, तो ऑफ कोर्स यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड। अगर आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे तो वेरी डिफ़िकल्ट होगा आपको जॉब कहीं भी। और सबसे बड़ी चीज़, जो आपका डिजिटेशन का प्रोजेक्ट है ना, वो 6 मंथ वो एक्सपीरियंस में काउंट होता है अगर आपकी प्रोजेक्ट अच्छी है, अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट पे काम किया है। आप जैसे ले लीजिए, आपने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक पे किसी डिजीज़ पे काम किया है, अगर आप किसी डिजीज़ पे काम किए, आपने 6 मंथ काम किया उसमें, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में किसी डिजीज़ पे काम किया, तो बेसिकली जो टॉप 5 टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन स्किल्स होता है उसमें आप जो सबसे टॉप पे होती है वो पीसीआर होता है। बिना पीसीआर का आप मॉलिक्यूलर पे काम नहीं कर सकते हैं। पीसीआर का रोल सिर्फ ह्यूमन डायग्नोस्टिक या ह्यूमन रिसर्च पे नहीं है, पीसीआर का रोल हर जगह है। आप कहीं भी चले जाएं, कोई भी फील्ड आप उठा लें बायोटेक सेक्टर्स में, हर जगह आपको पीसीआर का रोल होता ही है। तो पीसीआर को सीखना आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीसीआर नहीं जानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बायोटेक फील्ड में आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। अगर आपकी पीसीआर हैंडलिंग बहुत अच्छी है तो मुझे लगता है कि जॉब लेने में कोई परेशानी कहीं भी नहीं होगी। उसके बाद फिर ये एक क्वेश्चन है काजल गांधी के सर, हाउ कैन वी गेट इनटू डायरेक्टली एज ए फ्रेशर। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है, फ्रेशर्स को लोग इंडस्ट्री क्यों हायर करते हैं? जस्ट ए फ्रेश आइडिया। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ एक्सपीरियंस को ही हायर करते हैं। इंडस्ट्री जो फ्रेशर्स को हायर करती है उसके दो क्राइटेरिया हैं। एक होता है इंडस्ट्री को यंग जनरेशन चाहिए होता है, ताकि यंग माइंडेड चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे से कंपनी को आउटपुट दे सके, वो एक अलग रिजल्ट कंपनी को दे सके। दूसरा होता है जब कंपनी के पास बजट कम होती है तो फिर वो फ्रेशर को हायर करते हैं। और ऐसा नहीं है फ्रेशर को हायर कंपनी नहीं करती है, एवरी कंपनी हायर्ड फ्रेशर। सो हाउ कैन वी गेट इनटू डायरेक्टली एज अ फ्रेशर? तो अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर रखा है या बायोटेक्नोलॉजी कर रखा है, या आप माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस व्हाट एवर यू हैव डूइंग इन योर एमएससी फील्ड, आप सबसे पहले देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपने जो 6 मंथ का एमएससी में प्रोजेक्ट किया है, जो डिजिटेशन रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने जो अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करी है, वो किस टॉपिक पे था। अगर आपने किसी और टॉपिक प्लांट पे कर लिया है लेकिन आपको अब जॉब करना है ह्यूमन पे, या आप जेआरएफ ज्वाइन करनी है कंपनी में, या फिर आपको इंडस्ट्री में जानी है, तो जस्ट जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि एक कंपनी प्रोफाइलिंग कीजिए। कंपनी प्रोफाइलिंग इज अ मस्ट, ठीक है। और आप कंपनी प्रोफाइलिंग करने के बाद आप सभी को उसके एचआर कैरियर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको एचआर का ईमेल आईडी मिलेगा। तो एचआर को ईमेल आईडी अपनी सीवी भेजने से पहले एक अच्छा सा कवर लेटर ड्राफ्ट कीजिए। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास कुछ सीवी आए थे जिसमें वो जस्ट कोई वैकेंसी थी जो मैंने पोस्ट किया था, उसके बहुत सारे सीवी आए थे मेरे पास, जस्ट वो रिज्यूमे था उसका। आपको अगर रिज्यूमे और सीवी में डिफरेंस नहीं पता है तो फिर आपको एचआर इंटरटेन नहीं करेगी। आपने जो सब्जेक्ट लाइन लिखा है वो प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन, जैसा कि जो उसका जॉब एडवर्टाइजमेंट में था, जो उसका पोस्ट था, जो पोजीशन था, आपने पोजीशन मेंशन नहीं किया है तो फिर आपको एचआर इंटरटेन नहीं करेगी। आपने मेल बॉडी में कुछ नहीं लिखा है, जस्ट आपने सीवी सेंड कर दिया, रिज्यूमे सेंड कर दिया, तो फिर आपको एचआर इंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है कि आपका सीवी विदाउट मेल बॉडी, विदाउट कवर, विदाउट प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन आपका रिज्यूमे जाके डाउनलोड करे और देखे कि क्या है क्या नहीं है। आप भले ही जितना भी आप हाईली टैलेंटेड हो, अगर आपका सब्जेक्ट लाइन मिसिंग है या प्रॉपर नहीं है, आपका मेल बॉडी मिसिंग है, आपने मेल के रिज्यूमे के साथ कवर लेटर अटैच नहीं किया हो, तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आपको एचआर इंटरटेन करेगी। जब तक एचआर इंटरटेन नहीं करेगी तब तक आपको कॉल नहीं आएगा किसी भी, चाहे इंटरव्यू हो चाहे कुछ भी हो। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो जॉब, जब आप फ्रेशर होते हैं तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। एक, आप कंपनी प्रोफाइलिंग करें, आप देखें कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कंपनी मेरे लिए सूटेबल है। उसके बाद आप स्क्रीनिंग करें, उस कंपनी को स्क्रीनिंग करने के बाद जो आपके टेक्निकल रिलेटेड है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी हैं कंपनी को, आप जितने भी
कंपनी है जो आपके लायक कंपनी है उसको आप स्क्रीनिंग करें, उसके एचआर का सीवी, एचआर का ईमेल आईडी निकालें आप। उसके बाद एचआर का ईमेल आईडी निकालने के बाद एक अच्छा सा कवर लेटर बनाएं कि वी आर फ्रेशर, उस टाइप से आप कवर लेटर डिज़ाइन करें। आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे कवर लेटर फॉर फ्रेशर, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और अपने टेक्निकल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स और अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, आपको ज़्यादा कवर लेटर आपको ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, 100 वर्ड 200 वर्ड इज इनफ इन कवर लेटर। ओके, उसके बाद फिर आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन बनाएं। अगर आप बिना उसके पास कोई कैरियर सेक्शन, उसके वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में कोई जॉब अवेलेबल नहीं है तो आप एक अच्छा सा सब्जेक्ट लाइन बनाएं। और उसके बाद आपका अपना सीवी और अपना कवर लेटर दोनों अटैच करें और एक अच्छे से मेल बॉडी लेके आप एचआर को मेल करें। आप एचआर को मेल करेंगे तो होपफुली अगर आप 10 एचआर को मेल कर रहे हैं तो 1-2 एचआर का आपके पास रिप्लाई आ ही जाएगा, अगर आपने प्रॉपर अच्छे से किया हो। अगर आप सिर्फ सीवी अटैच कर दिया, सब्जेक्ट लाइन प्रॉपर नहीं है, आपने मेल बॉडी में ना डियर सर लिखा, ना डियर मैम लिखा, ना ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, ना ही आपने मेल बॉडी लिखा, तो आप नहीं आ पाएंगे। फिर काव्याश्री को हाउ टू गेट गुड प्लेसमेंट इन एमएससी, जस्ट वही चीज़ फॉलो होता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, सिर्फ आप बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते हैं आप। सबसे बड़ी ऑप्शन है इंटरप्रेन्योरशिप। आप खुद का, अगर आपके पास खुद का बिजनेस आइडिया है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि नहीं हमें हायरिंग जो एचआर का सेक्शन होता है उसमें जो एचआर का सेक्शन होता है, आप रिक्रूटिंग फील्ड में जा सकते हैं। आप रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मा में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब्स है रेगुलेटरी अफेयर्स का, आप इस पे गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। हम लोग एमएससी में पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट लॉ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती है लगभग आपके जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पेटेंट का लॉ होता है, जो आईपीआर का लॉ होता है, वो सारी चीज़ें आप उसमें एक डिप्लोमा होती है आईपीआर में, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। जितने भी फार्मा कंपनी है वो पेटेंट एक्सपर्ट को हायर करते हैं। फिर मार्केट रिसर्च होता है, ठीक है, मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग। ये लमसम जो बड़ी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी होती है वो मार्केट रिसर्च करती है कि कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा, जैसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट चलते रहती है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका रिएजेंट ले लीजिए, जो रिएजेंट मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे अभी जस्ट एग्जांपल आप कोरोना को ले लीजिए, ठीक है। अभी कोरोना के बहुत सारे लोगों ने किट बनाई है, एंटीबॉडीज भी किट बनाई है, आरटीपीसीआर क्यूपीसीआर बेस्ड भी किट बनाई है। तो वो जो किट बनाते हैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकते हैं, उसके लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जो मार्केट रिसर्च होता है, आफ्टर एमएससी और पीएचडी हाईली एक्सपीरियंस बंदे चाहिए होते हैं इसमें। उसके बाद फिर आता है आपका टेक्निकल सेल्स। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हमें सेल्स में जाना है, उसे सेल्स करना अच्छा लगता है। यू नो एवरीथिंग इन सेल्स इन द वर्ल्ड, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो सेल्स नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिकता नहीं है। हर एक चीज़ बेचना पड़ता है। जस्ट एग्जांपल, आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे आप पैसे पे करते हैं, जो आपके लेक्चरर आते हैं वो भी अपना टाइम बेचता है आपके लिए, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी उसे पैसे देती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल्स खराब फील्ड है या अच्छा नहीं है, फील्ड यूजलेस है, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बिकता नहीं है, हर एक चीज़ बिकती है, बट वो कुछ इनडायरेक्ट होता है, कुछ डायरेक्ट होती है। ओके, अभी जो ट्रेंडिंग जॉब है वो है डेटा साइंस का। डेटा साइंस हो गया, क्लिनिकल रिसर्च हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया। ये 3-4 चीज़ें ना अभी जस्ट इंक्लूड हुई है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, जिसे बायोटेक्नोलॉजी। अब डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए आपको फिर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो उस फील्ड में जा सकते हैं। फिर आपका क्लिनिकल रिसर्च है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट है। जो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट है ये जितनी भी फार्मा कंपनी है ये हायरिंग करती है। कुछ सीआरओ होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को वो बाई कर लेती है, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, कंसल्टिंग हो गया। और फिर मेडिकल कोडिंग अभी बहुत ट्रेंडिंग जॉब है बायोटेक फील्ड में। इसमें फार्मा भी ज्वाइन करते हैं मेडिकल कोडिंग में, और लाइफ साइंस और बीएससी ग्रेजुएट इन साइंस से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन करते हैं। इसमें मेडिकल कोडिंग होती है अभी जो हॉस्पिटल सेक्शंस हैं। ओके, इसमें डिप्लोमा वगैरह होती है 1 मंथ 6 मंथ और 1 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आप मेडिकल कोडिंग में डिप्लोमा करते हैं
अगर मेडिकल कोडिंग में डिप्लोमा करने के बाद अभी जस्ट इंडिया में अभी डेवलप हो रही है हॉस्पिटल बेस्ड पे मेडिकल कोडिंग। जो अभी फॉरेन में जो अब्रॉड में जो चल रहा है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वो जितने भी पेशेंट देखते हैं, सबकी एक मेडिकल कोडिंग होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है मेडिकल कोडिंग में, जिसमें कोड के बेस पे डेटा एंट्री का काम होता है। उसमें वो टोटली साइंस होता है, साइंस का कोड होता है, बायोटेक का कोड हो गया, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सबकी एक अलग कोडिंग के तौर पे रेडी किया गया है उस सॉफ्टवेयर को, जब से आईटी इन्वॉल्व हुआ बायोटेक सेक्टर में। फिर आपका होता है साइंटिफिक जर्नलिज्म। ओके, अगर आपको लगता है नहीं मुझे जर्नलिस्ट बननी है, तो आपने बायोटेक कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं जर्नलिज्म से। आप इंडिया में जानते हैं अभी कोविड का दौर चल रहा है, मैं बार बार कोविड का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट एग्जांपल है अभी के दौर में हर एक चीज़ को देखने के लिए। अभी जितने भी टीवी डिबेट होते हैं, आप लोगों ने जस्ट नोटिस किया होगा कि जितने भी पैनलिस्ट होते हैं नॉन साइंटिफिक होते हैं, वो जस्ट उसे कुछ आता ही नहीं है साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में, जस्ट बोल जाएगा नहीं कोरोना वैक्सीन कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। लेकिन यू नो द रियलिटी ऑफ कोरोना वैक्सीन की इतना जल्दी कोरोना वैक्सीन नहीं आने वाले हैं। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के, ह्यूमन ट्रायल्स के, उसके बाद फिर डेटा एनालाइज होता है, क्या इनपुट रिजल्ट्स आया है, कितने सक्सेसफुल रेट है, तो वो सारी चीज़ें, पैथोजेनिसिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज होती है, उसके बाद आती है। तब साइंटिफिक जर्नलिज्म, जो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ मीडिया हाउस हैं जो साइंस पे रिपोर्ट करते हैं, साइंटिफिक आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन वो जो एक ओरिजिनल आर्टिकल होना चाहिए, जो एक साइंटिफिक बैकग्राउंड वाला इंसान अगर साइंटिफिक न्यूज़ लिखता है तो वो एक अलग वे में लिखेगा, और जो एक नॉन साइंस वाला बंदा जो साइंस लिटरेचर या साइंस आर्टिकल लिखता है, वो एक अलग वे में होता है। तो इंडिया में जितनी भी रिसर्च होती है सब एक लैब में और साइंटिफिक जर्नल में ही पब्लिश होकर रह जाती है, कॉमन मासेस तक नहीं पहुंच पाती है। तो आप साइंस जर्नलिज्म करके भी आप एक अलग निश क्रिएट कर सकते हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों में। जो नॉर्मल पब्लिक है जिसे साइंस नहीं समझ में आता है, आप उस वे में, उस लैंग्वेज में आप लिखें कि वो कम्प्लीटली वो समझ जाए कि नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। फिर मेडिकल राइटिंग आती है। ओके, मेडिकल राइटिंग जो होती है, आपका बहुत सारे लिटरेचर्स हैं, साइंटिफिक जर्नल्स हैं, तो जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं या जो जो कंपनी का फाउंडर होता है, उसे आइडिया नहीं होता है, मतलब उसे उतना टाइम नहीं होता है कि वो किसी भी साइंटिफिक जर्नल्स को या मेडिकल राइटिंग को, या जितने भी बहुत सारे कंपनी हैं, अब जैसे फार्मा कंपनी आप ले लें, फार्मा कंपनी का जो कोई भी नई चीज़ें डेवलप करती है, कोई भी मेडिसिन डेवलप करती है, तो उसे एक टेक्निकल सीट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें वो पूरा डिटेल साइंटिफिक डिटेल लिख सके। डेली रिसर्च होती है, कुछ ना कुछ अपडेट चाहिए होता है, उसके लिए उसे मेडिकल राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल राइटिंग के लिए ये एक डिजिग्नेशन ही है, मेडिकल राइटिंग एक पोजीशन है जिसकी जॉब निकलते रहती है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब तक आप अपने फील्ड को स्पेसिफाइड नहीं करेंगे, पर्सनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आप बायोटेक में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जीनोमिक्स पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं और बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं। तो आपको जस्ट एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस फील्ड को हमें ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ हम बेटर कर सकते हैं। जहाँ आप बेटर कर सकते हैं उस चीज़ को आप ना अपना उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करें तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं अब फिनिश करता हूँ इस वीडियो को। बाकी मैं बता दूँ, आप स्टे ट्यून्ड रहें बायोटेक विले के लिए। हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो सिर्फ स्टूडेंट को ही हेल्प करेगा, जिसमें आपको जस्ट जॉब ढूंढने के लिए आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स विजिट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। वी आर वर्किंग ऑन वेरी हार्ड ऑन दिस, इट विल टेक सम टाइम्स, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग। Just can we do training in good companies and how? Yes.
कैन वी डू ट्रेनिंग इन गुड कंपनीज एंड हाउ? यस, जस्ट अगर आप बायोटेक स्टूडेंट हैं, ओके, आपने एमएससी फाइनल कर लिया या फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करना है, तो जैसे आप किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है डिएडिएशन, सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बेसिकली जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उसे एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट उठा लें, आप एम्स उठा लें, आईआईटी उठा लें, जेएनयू उठा लें, आईजीआईबी आप ले लें, आप सीसीएमबी हैदराबाद ले लें, एनआईबी पुणे ले लें, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट ले लें, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको ह्यूमन जेनेटिक्स पे काम करना है, एनिमल जेनेटिक्स पे काम करना है, एनिमल कल्चर पे काम करना है, प्लांट टिश्यू कल्चर पे काम करना है, तो जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप एक फील्ड चूज कर लें किस पे उठाना है। उसके बाद आप जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप साइंटिस्ट की प्रोफाइलिंग करें, कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड पे काम कर रहा है, ओके। उसके बाद किस फील्ड पे काम कर रहा है, जस्ट आप जैसे जॉब के लिए मैंने बताया कि आप कवर लेटर बनाएं, अपना सीवी बनाएं और अच्छे से मेल बॉडी बनाएं और सब प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन दें। जस्ट सेम थिंग वैसे ही आप सारा चीज़ बनाएं और डायरेक्ट साइंटिस्ट का ईमेल आईडी ना हर एक इंस्टीट्यूट या कंपनी के वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, वहाँ से उसका मेल आईडी उठाएं और उसे आप फॉरवर्ड कर दें। अगर उसे रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, वो बेसिक आपको डिफिनेटली कॉल करेगा। एम्स वगैरह में जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप आईजीआईबी में साइंटिस्ट हैं, बहुत जगह पे आपको बायोटेक एक इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है जो डीबीटी का ही है, बायोटेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक एग्ज़ाम लेती है एमएससी प्रोजेक्ट के लिए, वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, पेड इंटर्नशिप वो होता है 6 मंथ के लिए, आप उसका एग्ज़ाम दिला सकते हैं। बायोकॉन में इंटर्नशिप का जॉब निकलते रहता है, आप रेगुलरली बायोटेक का बायोकॉन का वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। आपका बस वही, आप बिना आपको रिसर्च किए हुए आपको नहीं पता चलेगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। काजल गांधी, या आफ्टर एम फार्मेसी आई वांट टू डू ट्रेनिंग इन बायोटेक्नोलॉजी इन बायोकॉन और एनी गुड कंपनी। देखिए, आपने एम फार्मेसी कर रखा है, फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी में मूव करना है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा कि आपको बायोटेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग मिले। आप बायोकॉन का जो R&D सेक्टर है, जो R&D उनका लैब है, आप उसमें ट्रायल कर सकते हैं। आपकी जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स है, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग है, इसको आप हाईलाइट करके आप जम कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। और आपके बहुत सारे जो R&D सेक्टर है फार्मा कंपनी में, बहुत सारे फार्मा कंपनी हैं जिसमें R&D सेक्टर लमसम आजकल सारे R&D सेक्टर बनाते हैं। नहीं तो आप CRO जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप उस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। फार्मेसी बेस्ड जो जहाँ ड्रग डिस्कवरी होती है जिस बायोटेक कंपनी में, आप वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ वैक्सीन डेवलपमेंट होती है, जहाँ क्लिनिकल ट्रायल चलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल भी CRO वगैरह कभी कभी ले लेते हैं। जैसे अभी कोविड, ये आपका भारत बायोटेक है, इन्होंने बहुत सारे कंपनी को ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए कैंडिडेट के लिए इन्होंने दे रखा है। तो आप इन सब कंपनी का ना एक प्रोफाइलिंग आप बना सकते हैं, उसके बाद फिर आप अप्रोच कर सकते हैं। आप रेगुलरली अप्रोच करेंगे तो आपको विद इन 2 से 3 मंथ में आपको कहीं ना कहीं से कॉल आ ही जाएगा। होप, उम्मीद है कि नो आई हैव डन एमएससी फार्मा इन बायोटेक्नोलॉजी, ओके, इट्स ए न्यू फील्ड। तो आपके लिए बायोकॉन बेस्ड है, जो बायोफार्मा बेस्ड कंपनी है। बायोफार्मा बेस्ड आप कंपनी को गूगल में सर्च करें कि बायोफार्मा बेस्ड कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी जो बायोफार्मा पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है बायोकॉन इज़ ए बिग कंपनी। हर महीने उनके यहाँ कुछ ना कुछ वैकेंसी आते रहती है, क्योंकि ये जस्ट ना साइकिल पे चलता है। कुछ लोग छोड़ते हैं, फिर कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। आप इंटर्नशिप बेस्ड पे आप ज्वाइन करें ताकि आपका करियर सिक्योर हो पाए। इंटर्नशिप बेस्ड पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है और फिर फिर आपके लिए इजीली हो जाता है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए। होप योर क्वेश्चन इज क्लियर। Any question, anyone to ask a question?
Okay, good Kajal. You know, try to approach Biocon directly. So many HRs. Just follow our LinkedIn page. On LinkedIn page, Biotech Village. Just go LinkedIn and search Biotech Village. I'm just posting the multiple vacancies on daily basis. And you can also join our just like Biotech Village FB page, and just we are posting every social platform. And try. Hope you will get a call from some company soon. Okay, we are going finish this video. Can we get a job after BSc Biotechnology? Uh, yes, you can get a job in after BSc Biotechnology, but you have a good technical skills. You can try FMCG sectors. FMCG सेक्टर आप जैसे फूड सेक्टर्स, फूड टेक्नोलॉजी जो होती है वो ज़्यादा एक्सपर्टाइज उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप फार्मा ट्राई कर सकते हैं क्यूसी के लिए. वहाँ पैकेजिंग और जो R&D जो आपका मीडिया वगैरह बनाने के लिए होता है, वहाँ BSc के लोग रिक्वायर्ड होते हैं. आप फिर आपका जैसे ये आपका डाबर है और बहुत सारे आयुर्वेदिक कंपनी है जहाँ पे अब BSc ग्रेजुएट लेवल की स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है. फिर आपका ये FMCG सेक्टर में ना आपको जो ये फूड क्वालिटी चेकिंग होती है, जो क्वालिटी चेक होती है, वहाँ पे BSc बायोटेक्नोलॉजी के भी लोग ले लेते हैं. एंड फिर आपका ये पड़ता है बहुत सारे सेक्टर हैं, बट लेस अपॉर्चुनिटी है BSc बायोटेक्नोलॉजी के बाद. अगर आप मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक जो लैब हैं, जो हॉस्पिटल्स लैब हैं, आजकल ये सब BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले को लेते हैं. जैसे DMLT हो गया. DMLT वालों के साथ साथ आजकल BSc बायोटेक्नोलॉजी वाले को भी लेने लग गए हैं. ये छोटे छोटे लैब हैं जो ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर आपका जो एलिजा बेस्ड टेस्ट करते हैं. तो आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए. आपको ये ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप BSc बायोटेक्नोलॉजी या MSc बायोटेक्नोलॉजी. अगर आपका टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग है तो यू कैन इजीली गेट अ जॉब. एनी क्वेश्चन? Okay, thank you guys for joining and your precious time to giving us. Thank you so much.